नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। केयरएज ने 39 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हुए सॉवरेन रेटिंग पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। जीटीआरआई की एक रिपोर्ट के अनुसार हड़तालों को देखते हुए श्रमिकों और विनिर्माताओं के हितों के प्रति संतुलित नजरिया रखने की आवश्यकता है। विश्व बैंक समूह ने बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। इसरो ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के प्रक्षेपण की तिथि की घोषणा की। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के वैज्ञानिक फोरम एटम्स फॉर फूड में भाग लिया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2024 का मसौदा जारी किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। केयरएज ने 39 वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को कवर करते हुए सॉवरेन रेटिंग पर अपनी पहली रिपोर्ट जारी की। केयरएज भारत की ऐसी पहली क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है जिसने सॉवरेन रेटिंग सहित वैश्विक स्तर के रेटिंग क्षेत्र में प्रवेश किया है। खबर की शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। इसमें जर्मनी, नीदरलैंड, सिंगापुर और स्वीडन को AAA रेटिंग दी गई है। साथ ही भारत को BBB+ रेटिंग दी गई है। भारत को यह रेटिंग महामारी के बाद की लचीली रिकवरी और अवसंरचना में निवेश करने के चलते दी गई है। भारत का सामान्य सरकारी ऋण GDP अनुपात वित्त वर्ष 2030 तक वर्तमान के 80% से घटकर 78% होने का अनुमान है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग यानी SCR के बारे में बात करें तो यह किसी संस्था की वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की उसकी सापेक्ष क्षमता यानी ऋण जोखिम या उधारकर्ता की सापेक्ष उधार पात्रता पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की जाहिर की गई राय होती है। ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड यानी सेबी घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों जैसे क्रिसिल, केयर, ICRA आदि का विनियमन करता है। सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग यानी SCR दरअसल किसी देश या संप्रभु संस्था के ऋण और उस पर ब्याज चुकाने के दायित्व को समय पर पूरा करने का आकलन है। इसमें संबंधित देश या संस्था की ऋण चुकाने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों को महत्व दिया जाता है। इसके अलावा SCR कम लागत पर वैश्विक पूंजी बाजारों से उधार लेने की सुविधा प्रदान करती है। साथ ही निवेशकों का विश्वास बढ़ाती है तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करती है। वर्तमान में वैश्विक क्रेडिट रेटिंग पर S&P, मूडीज और फिच रेटिंग जैसी एजेंसियों का वर्चस्व है। ये एजेंसियां संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। खबर के अंत में संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित रेटिंग एजेंसियों द्वारा SCR रेटिंग में विद्यमान मुद्दों के बारे में बात कर लेते हैं। भारत सहित कई देशों ने वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी जाने वाली ग्रेडिंग पर सवाल उठाए हैं। उनका तर्क है कि रेटिंग एजेंसियों द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव है। रेटिंग के क्रम में अर्थव्यवस्था की अधिकतर बुनियादी स्थितियों पर विचार नहीं किया जाता है। इसके अलावा रेटिंग एजेंसियां उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ प्रायः भेदभाव करती है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने और उसका कोई डिफॉल्ट इतिहास नहीं होने के बावजूद वैश्विक क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने भारत को कम रेटिंग दी है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। GTRI की एक रिपोर्ट के अनुसार हड़तालों को देखते हुए श्रमिकों और विनिर्माताओं के हितों के प्रति संतुलित नजरिया रखने की आवश्यकता है। हाल ही में ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI ने एक रिपोर्ट जारी की है। इसमें चेतावनी दी गई है कि यदि तमिलनाडु में सैमसंग के प्लांट में जारी हड़ताल से निपटने के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए तो एक दशक पहले श्री पेरम्बदूर जो कि चेन्नई में स्थित है उसमें नोकिया प्लांट प्रतिष्ठान के बंद होने जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। साथ ही इस रिपोर्ट में औद्योगिक उत्पादन जारी रखते हुए श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की सिफारिश भी की गई है। आपको बता दें, तमिलनाडु सरकार के साथ कर विवादों और ट्रेड यूनियन के बढ़ते दबावों की वजह से नोकिया प्लांट का संचालन बाधित हो गया था। इसके चलते 2013 में प्लांट को बंद करना पड़ा था। नोकिया कंपनी भारत के सबसे सफल मोबाइल फोन विनिर्माताओं में शामिल थी। इसके अलावा सैमसंग के प्लांट में जारी मौजूदा हड़ताल की कुछ वजहें भी बताई गई हैं, जैसे कि यूनियन बनाने के प्रस्ताव को तत्काल मंजूरी देने की मांग,
वेतन में वृद्धि और 8 घंटे का कार्य समय निर्धारित करना आदि। अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्रमिक हड़तालों का प्रभाव भी समझ लेते हैं। सबसे पहले विनिर्माण संचालन पर प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हड़तालों की वजह से भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण हब बनाने की महत्वाकांक्षा में बाधा उत्पन्न हो सकती है। विनिर्माण इकाइयां चीन का रुख कर सकती हैं, जिससे विनिर्माण क्षेत्र में चीन का प्रभुत्व और बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए 2013 में नोकिया के बंद होने से मोबाइल विनिर्माण में चीन का प्रभुत्व बढ़ गया था। इतना ही नहीं, हड़ताल के कारण अस्थिरता उत्पन्न होती है। इससे कंपनियों को नुकसान होता है, आपूर्ति श्रृंखला बाधित होती है तथा निवेशक और बहुराष्ट्रीय कंपनियां निवेश करने से पीछे हटने लगते हैं। इसके अलावा श्रमिक बल पर इसका भी गहरा प्रभाव पड़ता है। हड़ताल पर जाने से पारिश्रमिक में कटौती की जा सकती है और रोजगार से वंचित हो जाने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। साथ ही सरकार पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दक्षिण कोरिया और आसियान देशों के साथ भारत अपने मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTA की समीक्षा कर रहा है। हड़ताल जारी रहने से इन वार्ताओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इन प्रभावों को ध्यान में रखते हुए हड़ताल से निपटने की दिशा में कुछ कदम भी उठाए गए हैं। पहला है स्पष्ट कानून बनाना और मानक संचालन प्रक्रियाएं SOPs अपनाना। इससे श्रमिकों एवं विनिर्माताओं दोनों के हितों की रक्षा हो सकेगी। दूसरा है राज्य सरकार की भूमिका। अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए पारिश्रमिक, सुरक्षा और कल्याण उपायों पर सभी हितधारकों के साथ नीतिगत चर्चा को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा है उद्योग जगत की भूमिका। इसके तहत सैमसंग को औपचारिक श्रमिक प्रतिनिधित्व समिति की स्थापना करके श्रमिकों की वैध मांगों का समाधान करना चाहिए। और आखिरी है फास्ट ट्रैक विवाद समाधान तंत्र। श्रमिकों के असंतोष को पूर्ण हड़ताल में बदलने से रोकने के लिए एक सक्रिय श्रम विवाद समाधान फ्रेमवर्क बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। विश्व बैंक समूह ने बेंचमार्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की। यह रिपोर्ट विश्व की 140 अर्थव्यवस्थाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी PPP के विनियामक क्षेत्र का विश्लेषण करती है। साथ ही यह PPP से संबंधित विनियामक सुधारों और PPP अवसंरचना संबंधी निवेशों के बीच महत्वपूर्ण सह संबंधों को भी रेखांकित करती है। आपको बता दें कि PPP अप्रोच के तहत सार्वजनिक सेवाएं गैर लाभकारी और लाभोन्मुख निजी क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि संसाधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार पर होती है। खबर के शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जानते हैं सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी PFMS के बारे में। विश्व की केवल 19 अर्थव्यवस्थाओं ने बजट रिपोर्टिंग और लेखांकन के लिए विशिष्ट प्रावधानों को अपनाया है। इसके अलावा केवल 18 अर्थव्यवस्थाएं ही PPP देनदारियों को सार्वजनिक करती है। गौरतलब है कि मजबूत PFMS वित्तीय स्थिरता की संभावित चुनौतियों को कम करने में मदद करती है। ऐसी चुनौतियां संकटग्रस्त या रद्द की गई PPP की वजह से उत्पन्न हो सकती है। अगला बिंदु है निगरानी और मूल्यांकन। केवल 37% अर्थव्यवस्थाओं में ही भुगतान के लिए प्रदर्शन को आधार बनाया गया है और अंत में अनुबंधों पर फिर से समझौता। सर्वेक्षण की गई लगभग 90% अर्थव्यवस्थाओं में इसे स्पष्ट रूप से विनियमित पाया गया और जोखिम वितरण में परिवर्तन की समस्या का केवल 19% अर्थव्यवस्थाओं में स्पष्ट रूप से समाधान किया गया। अब भारत में PPP के समक्ष मौजूद चुनौतियों के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले है वित्तीय चुनौतियां। इसमें परियोजना की उच्च बोली और परियोजना का कम मूल्य निर्धारण, व्यापक रचनात्मकता यानी क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का अभाव, परियोजना में देरी के परिणाम स्वरूप लागत में वृद्धि आदि शामिल है। इसके बाद है क्षमता और प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र की प्रबंधन क्षमता का पर्याप्त नहीं होना, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन जैसी आवश्यक मंजूरी प्राप्त करने में देरी आदि शामिल है। और अंत में विनियामक और संस्थागत चुनौतियां। इसमें व्यापक राष्ट्रीय PPP नीति का अभाव शामिल है। साथ ही निजी क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं के बारे में पर्याप्त सूचना उपलब्ध न होने से उनकी विश्वसनीयता में कमी जैसी चुनौतियां भी हैं। अब भारत में मौजूदा PPP विनियामक फ्रेमवर्क के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहला है आर्थिक कार्य विभाग, केंद्रीय वित्त मंत्रालय के तहत निजी निवेश इकाई। यह इकाई PPP से संबंधित नीतिगत मामलों के लिए जिम्मेदार है। दूसरा है नीति आयोग के तहत PPP वर्टिकल।
यह पीपीपी डॉक्यूमेंट्स के मानकीकरण की दिशा में नीतिगत सिफारिशें करता है। यह व्यापक रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए मूल अवसंरचना परिसंपत्तियों के पुनर्चक्रण और मुद्रीकरण को भी बढ़ावा दे रहा है। खबर के अंत में पीपीपी पर केलकर समिति 2015 की सिफारिशों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले है अलग अलग क्षेत्रकों के लिए स्वतंत्र विनियामकों की स्थापना। इससे पीपीपी मॉडल अपनाने वाले क्षेत्रकों में सामंजस्यपूर्ण प्रदर्शन सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके साथ ही अवांछित प्रस्तावों को हतोत्साहित करना यानी स्विस चैलेंज, सूचना के स्तर पर भेदभाव और पारदर्शिता की कमी को दूर करने के लिए यह विकल्प अपनाया जा सकता है। आपको बता दें कि स्विस चैलेंज विधि एक प्रकार की बोली प्रक्रिया है। इसका उपयोग सरकारी क्षेत्र द्वारा खरीद में निजी संस्थाओं को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देने के लिए किया जाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुविधाकर्ता समिति यानी नेशनल फैसिलिटेशन कमेटी की स्थापना करनी चाहिए। यह समिति समय पर मंजूरी प्राप्त करने तथा निर्धारित समय में समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगी। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। इसरो ने वीनस ऑर्बिटर मिशन के प्रक्षेपण की तिथि की घोषणा की। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM को भारत के पहले शुक्र मिशन के रूप में मंजूरी दी है। खबर की शुरुआत में वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी VOM के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रक्षेपण की लक्ष्य तिथि की बात करें तो इसका प्रक्षेपण मार्च 2028 में निर्धारित है। इसे शुक्र तक पहुंचने में 112 दिन लगेंगे। इसे प्रक्षेपण यान मार्क 3 यानी LVM-3 से प्रक्षेपित किया जाएगा। वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM के उद्देश्य की बात करें तो इसमें शुक्र के वायुमंडल में धूल और उसके एयर ग्लो की जांच करना, इसकी सतह की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, सौर एक्सरे स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना तथा शुक्र ग्रह की सतह व उपसतह, वायुमंडलीय प्रक्रियाओं तथा इसकी वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करना शामिल है। VOM के जरिए प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। उदाहरण के लिए शुक्र के कठोर वातावरण में एरो ब्रेकिंग और ताप प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करना। गौरतलब है कि एरो ब्रेकिंग अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें किसी ग्रह के वायुमंडल का उपयोग करके किसी अंतरिक्ष यान को धीमा करना शामिल है। पेलोड्स की बात करें तो VOM पर 19 पेलोड रखने की सिफारिश की गई है। इनमें से 16 भारतीय पेलोड है, 2 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी पेलोड है तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय पेलोड है। अब VOM के लिए अनुशंसित प्रमुख वैज्ञानिक पेलोड्स या प्रयोग क्या क्या है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वीनस थर्मल कैमरा, यह शुक्र के वायुमंडल की गतिशीलता और शुक्र के बादलों को समझने में मदद करेगा। अगला है नैरो बैंड ऑक्सीजन एयरग्लो डिटेक्शन इन वीनसियन एटमॉस्फेयर यानी NAVA, यह एयरग्लो उत्सर्जन को मापेगा। अगला है वीनस एडवांस रेडार फॉर टॉप साइड आयनोस्फीयर एंड सबसरफेस साउंडिंग यानी VARTISS, यह आयन मंडल की संरचना का अध्ययन करने, सक्रिय ज्वालामुखी हॉटस्पॉट का अध्ययन करने और अन्य अस्पष्ट विशेषताओं का पता लगाने में मदद करेगा। अगला है वीनस ऑर्बिट डस्ट एक्सपेरिमेंट यानी VODEX, यह शुक्र पर इंटरप्लैनेटरी डस्ट पार्टिकल्स यानी IDPs का अध्ययन करने के लिए है। अन्य पेलोड्स में वीनस आयनोस्फेरिक एंड सोलर विंड पार्टिकल एनालाइजर यानी VISWAS विश्वास, रेडियो एनाटॉमी ऑफ वीनस आयनोस्फीयर यानी RAVI रवि, रूस द्वारा विकसित वायरल VIRAL वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर आदि शामिल हैं। खबर के अंत में अन्य महत्वपूर्ण शुक्र ग्रह मिशन के बारे में जान लेते हैं। नासा द्वारा पायनियर वीनस 1978 और सोवियत संघ USSR द्वारा वेगा 1985, इन मिशनों ने शुक्र के वायुमंडल की विस्तृत समझ प्रदान की है। इसके बाद है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा वीनस एक्सप्रेस 2005 और जापान द्वारा अकात्सुकी 2015। इन मिशनों ने शुक्र की वायुमंडलीय गतिशीलता, जलवायु के विकास और सतह की विशेषताओं का अध्ययन किया। भविष्य के मिशनों की बात करें तो इनमें नासा का दा विंची वीनस फ्लाई बाय और प्रोब 2029, वेरिटास ऑर्बिटर 2031,
तथा एनविजन यूरोपियन स्पेस एजेंसी का वीनस ऑर्बिटर 2031 शामिल है। अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के वैज्ञानिक फोरम एटम्स फॉर फूड में भाग लिया। आपको बता दें, एटम्स फॉर फूड को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA तथा खाद्य और कृषि संगठन FAO ने वर्ल्ड फूड फोरम रोम, इटली 2023 में संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य फोरम परमाणु तकनीकों के साथ साथ अन्य उन्नत तकनीकों के लाभों का उपयोग करके देशों को अनुकूल समाधान प्रदान करना है। साथ ही इससे कृषि और पशुधन उत्पादकता बढ़ाने तथा खाद्य पदार्थों की हानि को कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा देशों को खाद्य सुरक्षा बढ़ाने और बढ़ती भुखमरी से निपटने में मदद करना भी इसका एक उद्देश्य है। FAO के अनुसार 2030 तक लगभग 600 मिलियन लोगों के कुपोषित होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2050 तक दुनिया की आबादी में 1/3 की वृद्धि होगी और यह वृद्धि ज्यादातर विकासशील देशों में होगी। अब आगे बढ़ते हैं कृषि क्षेत्र के लिए परमाणु तकनीकों की तरफ। पहली है विकिरण यानी रेडिएशन तकनीक। यह सूक्ष्म जीवों और कीटों को कम या खत्म करके खाद्य पदार्थों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाती है। दूसरी है फॉलआउट रेडियो न्यूक्लाइड FRN तकनीक। यह मिट्टी में रेडियो न्यूक्लाइड की मात्रा का विश्लेषण करके मृदा अपरदन पैटर्न को मापती है। तीसरी है कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन सेंसर CRNS तकनीक। यह मिट्टी से परावर्तित कॉस्मिक रे न्यूट्रॉन का पता लगाकर बड़े क्षेत्रों में मृदा में नमी को मापती है। इसके अलावा रेडियो इम्यूनो से RIA तकनीक की बात करें तो ये जानवरों में हार्मोन के स्तर का पता लगाती है। इससे कृत्रिम गर्भाधान के लिए सटीक समय निर्धारित किया जा सकता है। और आखिरी है स्टारलाइट इंसेक्ट तकनीक SIT। इसके तहत जंगली कीट आबादी के साथ मेटिंग के लिए बंधिया कीटों को खेतों में छोड़कर कीटों को नियंत्रित किया जाता है। अन्य प्रौद्योगिकियों में नाइट्रोजन 15 और आइसोट्रोपिक ट्रेसिंग तकनीक शामिल है। नाइट्रोजन 15 पादप जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को मापने की तकनीक है और आइसोट्रोपिक ट्रेसिंग तकनीक फसल पोषण और जल प्रबंधन में उपयोगी है। अंत में खाद्य सुरक्षा बढ़ाने में परमाणु प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाने के लिए भारत के कदम भी जान लेते हैं। पहला है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY। इसके तहत बहुउत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों की स्थापना के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा BARC ने गामा विकिरण के माध्यम से उच्च उपज देने वाली 42 प्रकार की बीज किस्मों के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। BARC ने महाराष्ट्र के वाशी और नासिक में 2 बड़े विकिरण केंद्र यानी रेडिएशन फैसिलिटीज स्थापित किए हैं। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल नीति NSP 2024 का मसौदा जारी किया। आपको बता दें, 2024 की यह नीति राष्ट्रीय खेल नीति 2001, खेलो इंडिया योजना और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना TOPS जैसी पिछली पहलों पर आधारित होगी। सबसे पहले इस नीति की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। मसौदा NSP 2 दशक से भी पहले तैयार की गई थी। अब एक ऐसी नई व्यापक NSP तैयार करना अनिवार्य था जिसमें खेल के क्षेत्र में नवीनतम तत्व शामिल हों। साथ ही इसमें वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का समाधान करने के लिए एक रोडमैप भी हो। नई राष्ट्रीय खेल नीति का विजन है राष्ट्र निर्माण के लिए खेल, राष्ट्र के समग्र विकास के लिए खेल की क्षमता का उपयोग करना। यह विजन विकसित भारत के सिद्धांतों के अनुरूप है। इस मसौदा नीति के 5 स्तंभ हैं। पहला है वैश्विक मंच पर उत्कृष्टता। इसमें उन्नत अवसंरचना, प्रतिभा की पहचान आदि शामिल हैं। दूसरा स्तंभ है आर्थिक विकास के लिए खेल। इसमें पर्यटन, विनिर्माण जैसे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खेलों का लाभ उठाना शामिल है। तीसरे स्तंभ की बात करें तो सामाजिक विकास के लिए खेल में स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देना तथा खेलों के माध्यम से समावेशिता, स्वास्थ्य और शिक्षा को सुगम बनाना शामिल है। चौथा स्तंभ है एक जन आंदोलन के रूप में खेल। इसके अंतर्गत समुदायों को जोड़ना, राष्ट्रीय फिटनेस रैंकिंग और इंडेक्सिंग प्रणाली की स्थापना करना, शारीरिक शिक्षा ढांचे को नया रूप देना आदि आते हैं। पांचवा और अंतिम स्तंभ है NSP 2024 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के साथ सुसंगत बनाना। इसके तहत खेलों को शिक्षा के साथ एकीकृत किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। वैश्विक युवा आबादी यानी 15 से 29 आयु वर्ग के बीच का लगभग 20% भारत में है। इसके साथ ही भारत में राष्ट्रीय विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में खेलों का लाभ उठाने की अपार क्षमता है। बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ।
आज हम बात करेंगे रानी दुर्गावती की। आपको बता दें कि गढ़ा कटंगा के गोंड साम्राज्य की रानी दुर्गावती को उनकी जयंती 5 अक्टूबर पर याद किया गया। रानी दुर्गावती का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कालिंजर में हुआ था। वे महोबा के चंदेल राजवंश की वंशज और मुगल सम्राट अकबर की समकालीन थी। इनके प्रमुख योगदान की बात करें तो पति की मृत्यु के बाद इन्होंने गोंड साम्राज्य की सत्ता संभाली। फारसी भाषा में तारीख फरिश्ता के अनुसार रानी दुर्गावती ने मालवा के शासक बाज बहादुर का सामना किया था। साथ ही रानी विद्या की संरक्षक थी और आचार्य विठलनाथ को गढ़ में पुष्टि मार्ग पंथ की पीठ स्थापित करने की अनुमति दी थी। रानी ने रानीताल, चेरीताल और अधरताल जैसे जलाशयों का निर्माण कराया था। इन्होंने समकालीन मुगल सूबेदार अब्दुल माजिद खान के खिलाफ अपनी मृत्यु तक संघर्ष किया और अपने राज्य की रक्षा की। मुगलों के साथ रानी के संघर्ष का उल्लेख अकबर के इतिहासकार अबुल फजल और अन्य फारसी लेखकों ने किया है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने राजस्थान के पोखरण रेंज में चौथी पीढ़ी के तकनीकी रूप से उन्नत मिनीचराइज्ड वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी VSHO-RADS के उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। इन परीक्षणों के दौरान इस वेपन सिस्टम ने हिट टू किल क्षमता को दोहराने से संबंधित विशेषता को प्रदर्शित किया। तेलंगाना सरकार राज्य से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए और अधिक शुष्क बंदरगाह सुविधाएं विकसित करने की योजना बना रही है। नागरिक समाज संगठनों के एक गठबंधन ने जैव विविधता क्रेडिट यानी बायोडायवर्सिटी क्रेडिट्स को बढ़ावा देने पर चिंता जताई है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार केरोसिन लैंप से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन भारत में आवासीय क्षेत्रों से कुल उत्सर्जन का 10% है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार अच्छी बारिश के कारण तमिलनाडु में अनामलाई टाइगर रिजर्व और नीलगिरी के बीच डेनाइने उप परिवार की तितलियों का बड़े पैमाने पर प्रवास देखा गया है। बर्मिंघम विश्वविद्यालय के शोध के अनुसार होमो सेपियंस के वैश्विक प्रसार के साथ लगभग 610 पक्षी प्रजातियां पिछले 1,30,000 वर्षों में विलुप्त हो गई हैं। शोधकर्ताओं ने DNA अणुओं में ऐसे अनुक्रम विकसित किए हैं जिन्हें इनविंसिबिलिटी क्लॉक कहा जाता है। ये अनुक्रम मोटर न्यूरॉन रोगों से प्रभावित कोशिकाओं की विशेष रूप से पहचान कर उन्हें लक्षित कर सकते हैं। मोटर न्यूरॉन डिजीज के बारे में बात करें तो यह न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों का एक समूह है जिसमें रीढ़ और मस्तिष्क में मोटर तंत्रिकाएं समय के साथ कार्य करना बंद कर देती है। प्रधानमंत्री ने यूनिफाइड जीनोमिक चिप और स्वदेशी सेक्स सॉर्टेड सीमेन तकनीक लॉन्च की है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।